कौमी एयरलाइन का मलेशिया में रोका गया तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज की रवानगी अदालती हुक्म के तहत पेश आई। बोइंग 777 हफ्ते की रात 11 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तैयारे को लीज की अदम अदायगी की वजह से मलेशिया में रोक लिया गया था। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कौमी एयरलाइन का मलेशिया में रोका गया तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज की रवानगी अदालती हुक्म के तहत पेश आई। बोइंग 777 हफ्ते की रात 11 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तैयारे को लीज की अदम अदायगी की वजह से मलेशिया में रोक लिया गया था। तैयारे को रोकने के अहकामात परवाज से चंद मिनट पहले एयरपोर्ट हुकाम को मौसूल हुए थे। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, बताएगा इस मामले के हवाले से। इरशाद, आप सुन पा रहे हैं? इरशाद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कौमी एयरलाइन का मलेशिया में रोका गया तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज की रवानगी अदालती हुक्म के तहत पेश आई। बोइंग 777 हफ्ते की रात 11 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तैयारे को लीज की अदम अदायगी की वजह से मलेशिया में रोक लिया गया था। तैयारे को रोकने के अहकामात परवाज से चंद मिनट पहले एयरपोर्ट हुकाम को मौसूल हुए थे। इरशाद कुरैशी से हमारा राबता बहाल हुआ है। इरशाद, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, पीआईए का तैयारा जो है कोलालमपुर से जो है आज जो है पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है इस तैयारे ने लैंड की है। और ये तैयारा जो है जिस वक्त रोका गया था तकरीबन उसके 3 दिन के बाद जो है इसकी तैयारे की जो अहकामात थे, जो अदालती अहकामात से उनको जो है वहाँ से रिजेक्ट करवा के जो है पीआईए हुकाम ने आज इस तैयारे को दोबारा जो है पाकिस्तान के लिए जो है प्रवास इससे भरी है। और भारतीय फ़ज़ाई हदूद से दाखिल होने के लिए भी कुछ मसाइल का सामना था। हम आज वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद से भी जो है गुजर कर जो है आज यहाँ पर पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा पहुँच चुका है। पीआईए हुकाम का कहना है कि तैयारा जो है पाकिस्तान पीआईए की मलकियत थी, लेकिन सिर्फ एक इंजन था जिसका लीज का जो है मसला था। उसके $4.5 लाख जो है वो दोबारा जो है उसको तमाम जो है पेमेंट को क्लियर किया गया, जिसके बाद तैयारा जो है वापस जो है मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में नायब सूबेदार गुलाम मुर्तज़ा और हवलदार मोहम्मद अनवर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। वफाकी पुलिस के मुकदमात में चेयरमैन PTI की तलबी का मामला। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI के घर जाकर तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। JIT ने आइंदा समाअत से कबल चेयरमैन PTI को तलब कर लिया और याद दहानी के समन भी भिजवा दिए गए हैं। वफाकी पुलिस के मुकदमात में चेयरमैन PTI की तलबी का ये मामला है। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI के घर जाकर तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। JIT ने आइंदा समाअत से कबल चेयरमैन PTI को तलब कर लिया और याद दहानी के समन भी भिजवा दिए हैं। परवेज़ इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुजरांवाला से एंटी करप्शन टीम ने लाहौर पहुंचा दिया। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन थाने में रखा गया है। परवेज़ इलाही को गुजरांवाला की अदालत ने 2 मुकदमात में बरी किया। तहम एंटी करप्शन टीम ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम का कहना है कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। दूसरी तरफ जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि राय मुमताज़ ने परवेज़ इलाही के साथ मिलकर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां की। जाली भर्तियां साबित होने पर राय मुमताज़ को गिरफ्तार किया गया है। जिना हाउस पर हमला करने वाली 13 खवातीन समेत 102 मुल्जिमान की मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह, मरियम मजारी, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
عدالت نے حکم دیا خواتین دن کی روشنی میں پولیس حراست اور رات جیل میں گزاریں گی۔ یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث خواتین سمیت سب کو سزا ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑڑ کا دو ٹوک اعلان، بولے مٹھی بھر شرپسندوں نے فساد برپا کیا، کوئی گناہ گار جیل سے باہر نہیں ہوگا، جیل میں پیزا اور چکن منچورین نہیں دے سکتے، انہیں 10 سال قید کی سزا بھی ہو تو کم ہے۔ دہشت گرد ہے، وہ مرد ہو، وہ خاتون ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دشمن نے بھی کبھی یہ جسارت، یہ جرت، یہ ہمت نہیں کی کہ وہ سرکاری یا فوجی تنصیبات کو اس برے طریقے سے نشانہ بنائے جس طریقے سے ان شرپسند عناصر اور یہ مٹھی بھر لوگ تھے۔ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے 60 ارب روپیہ اس قوم کا ہڑپ کر لیا ہے۔ کابینہ میں بند لفافہ آتا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب جن کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تشریف لائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی۔ اب آپ ایک خالی بند لفافہ لاتے ہیں، کابینہ میں لہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ منظور کیا جائے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جی منظور ہے، اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بی بی سی کو انٹرویو نشر نہ کرنے کی درخواست کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ملک میں مارشل لاء لگ چکا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے انٹرویو میں اقرار جرم کیا، یہ شخص ریاست کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا مجھے جیل میں ڈالا گیا تو 9 مئی جیسا رد عمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید ریلیف دینا ملک سے زیادتی ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کے دلوں میں زہر گھولا گیا۔ اب عمران خان کا قانون کے شکنجے سے بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ اس نے بی بی سی کو اپروچ کیا کہ میرے انٹرویو کو نشر نہ کیا جائے۔ ویسے بھی اس وقت تو ملک میں مارشل لاء لگ چکا ہے، مجھے جیل میں ڈالا گیا تو دوبارہ ری ایکشن ہوگا 9 مئی جیسا۔ یہ جو شخص اس وقت ملک میں مزید انتشار پھیلا رہا ہے اور ریاست کو دھمکی دے رہا ہے، ملک کا کوئی بھی قانون اس کو وہ رعایت نہیں دے سکتا۔ جو بھی اس کو اللیگل رعایتیں ملتی آ رہی تھی وہ ساری غلط، غیر قانونی، غیر آئینی اور ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر تھی۔ مزید اس کو ریلیف دینا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں یا اپنے سپورٹرز کے ذہن میں آپ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ زہر پیدا کی جو سب پہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پنجاب کے سیاسی میدان میں ڈیرے ڈال لیے۔ وسطی پنجاب کے پارٹی عہدیداروں نے بلاول ہاؤس میں سابق صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی کے تنظیمی امور پر بات چیت ہوئی۔ وفد میں قائم مقام صدر رانا فاروق سعید حسن مرتضیٰ، فیصل میر شہزاد، سعید چیمہ، سمینہ گھرکی، سفیان یوسف سمیت عہدیدار شامل تھے۔ وسطی پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید نے آصف علی زرداری کو پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے رہنماؤں کی فہرست پیش کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا الیکشن جب بھی ہوں ہمیں ابھی سے تیاری شروع کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کا شرازہ بکھرنے لگا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی نئی پارٹی بنانے پر مشاورت۔ چند روز میں لاحمل کا اعلان متوقع، پی ٹی آئی چھوڑنے والے تمام الیکٹیبلز کو شامل کیا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے بھی نیا گروپ بنا لیا۔ مراد راس، راجہ یاسر سمیت 30 سابق ارکان اسمبلی شامل۔ جہانگیر ترین سے اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ سابق ایم پی اے نیاز خان کشکوری ترین گروپ کا حصہ بن گئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کا بھی ساتھ دینے کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بھگوڑے جہاں جائیں گے گند ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ اپنی جماعت سے وفا نہیں کر سکے، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ چودھری پرویز الہی مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیتے تو آج انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بھگوڑے ہیں نا، اگر یہ اپنے پارٹی سے وفا نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ اس مشکل گھڑی میں اگر وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسے لوگوں پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جہاں جائیں گے گند ساتھ لے کر جائیں گے۔ لوگوں کا نقصان کیا، گاڑیاں جلائیں، عمران خان ذمہ دار ہے، ان کی پوری لیڈرشپ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بیانات اس طرح کے دیے ہیں، جو آئینی مدت ہے پارلیمنٹ کی وہ پورا ہوتے ہی
इंतखाबात का ऐलान है। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी, एक सियासी धड़ा मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर कहते हैं कानून साजी का अदलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, कानून साजी पार्लिमान का हक है, अदलिया का नहीं। कुछ लोग समझते हैं हम रियासत से ऊपर हैं। अमरीका में 2020 के सदारती इंतखाबात वसी पैमाने पर धोखाधही, गलतियों और ख़राबियों से मुतासर हुए, उनसे इंतखाबी नताइज तब्दील हुए। यूट्यूब ने इस हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान कर दिया। यूट्यूब का कहना है कि वो ऐसे मवाद को हटाना बंद कर देगा जो 2020 या माजी के इंतखाबात में अमरीकियों के झूठे वादे करता है। ये तब्दीली गूगल की मलकियत वाली वीडियो सर्विस के बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें अमरीकी इंतखाबात के एक माह बाद कहा था कि वो वोटरों के बड़े पैमाने पर धोखाधही और गलतियों वाली नई पोस्ट हटाना शुरू कर देगा। मर्दान में 9 मई को जलाओ गहराव में मुलविस महकमा तालीम के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और मुअत्तल मुलाजमीन में 5 असातिज़ा और 1 चौकीदार शामिल हैं। मुअत्तल मुलाजमीन के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ गहराव के मुकदमात दर्ज हैं। मर्दान में 9 मई को जलाओ गहराव में मुलविस महकमा तालीम के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुअत्तल मुलाजमीन में 5 असातिज़ा और 1 चौकीदार शामिल है। मुअत्तल मुलाजमीन के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ गहराव के मुकदमात भी दर्ज हैं। मर्दान में 9 मई को जलाओ गहराव में मुलविस महकमा तालीम के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुअत्तल मुलाजमीन में 5 असातिज़ा और 1 चौकीदार शामिल है। मुअत्तल मुलाजमीन के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ गहराव के मुकदमात दर्ज हैं। मर्दान में 9 मई को जलाओ गहराव में मुलविस महकमा तालीम के 6 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। महकमा तालीम ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। नए माली साल के बजट में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम बच्चों के इम्पोर्टेड दूध, डब्बे में बंद गोश्त, चिकन, मछली और दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बजट में शहर कायद के लिए बड़े बड़े मंसूबों की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बजट में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए तजावीज़ पेश की। सड़कों, गलियों, नगासियाब और पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड जारी किए जाएंगे। वफाकी बजट 2023-24 कराची के मंसूबों के लिए फंड तजवीज़ सामने आ गई। ज़िला कोरंगी, मलीर में सड़कों, गलियों, नकासी आब के मंसूबों के लिए 15 और ज़िला शर्की कराची में वफाकी बजट के तहत मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िला जनूबी और गरबी में KMC मंसूबों के लिए 15 करोड़, वस्ती कराची के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के मंसूबों के लिए भी 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ग्रीन लाइन कराची के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए का बजट और कराची में IT पार्क के कयाम के लिए 76 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए, जबकि साइड इंडस्ट्रियल एस्टेट कराची में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 1 अरब और AIMC कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। FPCCI ने मुल्की तिजारत के लिए बॉर्डर ट्रेड की ज़रूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी बराए राइस के चेयरमैन रफ़ीक सुलेमान का कहना है कि बॉर्डर ट्रेड के जरिए हम दरामदी बिल में नुमाया कमी कर सकते हैं, जबकि डॉलर की शदीद कमी का खौफ भी कम किया जा सकता है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। चावल की बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए, FPCCI की चावल की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। सीनियर नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला और कमेटी चेयरमैन रफीक सुलेमान की जेर सदारत इजलास में चावल की बरामदात में हाइल मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। गौर किया गया कि बार्टर ट्रेड की सहूलत मिलने के बाद चावल की बरामदात बढ़ाई जा सकती है। FPCCI सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी बराए राइस के चेयरमैन रफीक सुलेमान ने कहा कि हुकूमत का बार्टर ट्रेड का फैसला बहुत अहम है। ईरान पाकिस्तानी चावल की बड़ी मार्केट है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। ईरान नो डाउट बहुत बड़ा इंपोर्टर है चावल का और हमारा चावल वहाँ पे बहुत मशहूर भी है और जा भी रहा है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है पहले ऑफिशियल चैनल से नहीं जाता था और अब ये बहुत अच्छा काम हो गया है कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने उनके साथ मीटिंग भी की थी और वहाँ इसहाक डार साहब को मैंने बताया भी था कि भाई जब इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम पाकिस्तान ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। चेयरमैन कमेटी बोले कि दीगर ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड बढ़ाकर मुल्की
तिजारत को बहुत फायदा होगा। ये भी देखना होगा कि बार्टर ट्रेड से चावल की बरामदात करके इसकी मद में पाकिस्तानी ममालिक से क्या खरीद सकता है। नेक्स्ट वीक हमारी रीप के अंदर मीटिंग होगी और हम इसको स्टडी करेंगे कि हमारा चावल किस तरीके से आसानी के साथ वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ से फिर हमें कुछ चीज़ें भी लेनी है, वहाँ से पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें वो भी देखना है कि जो उनके पास उनकी प्रोडक्ट्स हैं क्या वो हमारे काम के अंदर हैं, हम उसे आसानी से वहाँ से मंगा के यहाँ पे इसको डिस्पोज कर सकते हैं, और आया इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ इसमें फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। रफीक सुलेमान का कहना था कि इस वक्त मुल्क की तिजारत के लिए बार्टर ट्रेड की अशद ज़रूरत है। इसके जरिए हम दरामदी बिल में नुमाया कमी कर सकते हैं, जबकि डॉलर की शदीद कमी का खौफ भी कम किया जा सकता है।